गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ जुड़े हुए नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। ध्यान रखें, ग्लोबल संकेत आज कुछ बेहतर है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा रिस्कियर बेट्स लोग लेने को तैयार हैं। कमोडिटी मार्केट से उसकी शुरुआत हुई थी, जब हमने देखा कल नाइमेक्स में हालात इंप्रूव हुए, उससे यूएस में एनर्जी स्टॉक्स में अच्छा उछाल देखने को मिला। यूएस में हल्की खरीदारी आई क्योंकि चाइना में माना जा रहा है कुछ हद तक स्टेबिलिटी आई है। परसों की तगड़ी पिटाई के बाद चाइना में ध्यान रखें आप 1.5-2% के आसपास ही कल कमजोरी थी, तो कुछ हद तक भरोसा आ रहा है कि शायद उन मार्केट्स में स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आएगी। इसलिए अमेरिकन मार्केट्स में खरीदारी थी। इनफैक्ट न सिर्फ अमेरिका, यूरोपियन मार्केट्स में भी देखा पॉजिटिव साइड में मोमेंटम था। वहां पे तो खैर यूके का जो जीडीपी आंकड़ा आया था वो भी इंकरेजिंग था, इसीलिए भी वहां मोमेंटम पॉजिटिव था यूके में खासतौर पे, यानी कि फुटसी आपकी स्क्रीन पर। एशियन मार्केट्स क्योंकि ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, ज्यादातर मार्केट्स हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए या फिर फ्लैटिश जोन में। एसजेएक्स निफ्टी हालांकि दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शायद शुरुआत होती हुई नजर आए। थोड़ी सी ठंडी शुरुआत के इंटरेस्टिंगली वहां से इंडिकेशन आते हुए। जैसे में रणनीति क्या होगी? एफआईआई की कल बड़ी बिकवाली हुई है, तो वो हमें लगता है कि एक ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन एफआईआई ने जिस तरीके से कल इक्विटी मार्केट में 1300 करोड़ की बिकवाली करी, वो एक चिंता की वजह हो सकती है। तो उसकी वजह से मैं सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक वीक ट्रेंड आज भी रहेगा। सेलेक्टेड स्टॉक्स पे खरीदारी हो सकती है और रिजल्ट भी आज काफी सारे हैं बड़े, तो वो नजर में रखना चाहिए। तो एक मिक्स ट्रेंड रहेगा, इसलिए मिलीजुली ट्रेंड भी टीम भी लेके सेक्टर चल रहा है। फोकस आज हम खरीदारी पर करेंगे। ये बात सच है कि अच्छे खासे प्रेशर के बाद आज ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। थोड़ा सा रिस्क ऑन ट्रेड, कल एक्सपायरी से पहले थोड़े से कंफर्ट जोन में आपको वायदा के आंकड़े नजर आएंगे, फुट कॉल रेशियो वगैरह। इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद आज थोड़ी सी खरीदारी होगी, पर क्या वो मोमेंटम सस्टेन होगा वो एक क्वेश्चन मार्क है। क्या सेकंड हाफ में ऊपरी तरफ से दबाव वापस देखने को मिलेगा? हाँ, शायद हो सकता है, पर शुरुआती ट्रेंड हमें लगता है पॉजिटिव साइड में होना चाहिए। एसजेएक्स निफ्टी जो इंडिकेशन दिखा रहा है हमें लगता है, लेकिन शायद ग्रीन टिक में ओपनिंग या फिर ग्रीन टिक में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ इंडियन मार्केट्स कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो फोकस खरीदारी पर और कोशिश ऐसे स्टॉक्स को लेने की जो सेकंड हाफ में अगर मार्केट में प्रेशर आता है तो भी शायद हरे निशान में कामकाज करते हुए नजर आए। शुरुआत कहां से होगी नीरज जी? बिल्कुल, जैसा कि सेक्टर्स को लगता है कि थोड़ा सा ट्रेंड वीकनेस हो सकता है, रिजल्ट का डे है, इसलिए उसे स्टॉक्स पर रखनी चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील खरीदारी की बिल्कुल सराहनीय होगी, यहाँ पे शॉर्ट करने की पोजीशन बनानी चाहिए। रिजल्ट्स हैं और सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से मेटल की जो हालत है इस समय, उसमें कोई रिस्पाइट कहीं किसी तरफ से है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूड बहुत अच्छा नहीं है इन सब चीजों को लेकर के। रिवाइवल के संकेत न तो डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहे हैं और मेटल के लिए ग्लोबल मार्केट भी बेहद खराब है, वो एक इनके लिए नेगेटिव है। और तमाम सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स पे आपको किसी भी तरीके से लॉन्ग बेट रखनी चाहिए। शॉर्ट करके चलिए, 790 का ट्रेडिंग टारगेट होगा जेएसडब्ल्यू स्टील में। डाबर अगला स्टॉक होगा और यहाँ पर भी सेलेक्टर्स को वीकनेस दिख रही है। को लगता है कि कमजोरी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एचयूएल के रिजल्ट्स आपको याद होंगे, उसमें आउटलुक भी था कि ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में कमी देखने को मिल सकती है, वहां पे दिक्कतें हैं। तो वो रिफ्लेक्शन आपको इस सेक्टर की तमाम छोटी मोटी कंपनियों पे भी जरूर दिखेगा। डाबर कमोबेश नंबर 2 कह सकते हैं आप, बड़ी है कंपनी, लेकिन जो डिमांड है उसमें भी असर दिखेगा। 285 के टारगेट के साथ डाबर में भी शॉर्ट करके चलना चाहिए। आशीष, आज तो तमाम एफएमसी कंपनीज के नंबर्स भी आने वाले हैं, पैक इनफैक्ट कह सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि आज खरीदारी पर ही फोकस है, एक इंटरेस्टिंग खिलाड़ी जो हम कई बार जिसको लेकर हम बुलिश भी रहे, इस काउंटर का नाम है MTNL यानी कि महानगर टेलीकॉम लिमिटेड। हमें लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए यहाँ पे। एक तो हाई बीटा स्मॉल टिकट साइज काउंटर है, हम पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं कि ट्रेडर्स फेवरेट है, एक समय तो वायदा में भी हुआ करता था, लेकिन इंटरेस्टिंगली ये चुनिंदा कंपनी इसमें से है जो वायदा के बाहर निकलने के बाद भी बाकायदा ट्रेडिंग इंटरेस्ट इसमें बरकरार आपको नजर आएगा। अच्छे पॉजिटिव साइड मोमेंटम के बाद इस कंपनी के अच्छी खासे करेक्शंस देखने को मिले थे। आपको याद होगा जब मोदी सरकार के गठन होने की बातें आई थी या फिर गठन हुआ ही हुआ था, तब MTNL ने बहुत स्ट्रांग री-रेटिंग दी थी, क्योंकि वो ये सरकार जानी जाती है PSUs के रिवाइवल के लिए और गुजरात को लेकर लोग एग्जाम्पल साइड करते थे। पर उसके बाद स्टॉक का उतनी ही तीव्र करेक्शन देखने को मिला था। पर इंटरेस्टिंगली अपने तगड़े करेक्शन के बाद जो 14 साढ़े 14 तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था,
उन लेवल्स के आसपास से लगातार एक कंसोलिडेशन जोन में है, लगातार यहाँ पे हल्की हल्की बाइंग देखने को मिल रही है और अब तो इनफैक्ट इंचअप करके कल 19, 19.5 के लेवल्स तक आपको जाता हुआ नजर आएगा। हमें लगता है इस काउंटर में खरीदारी करने के मौके ढूंढने, जिस तरह से डिजिटल इंडिया पे सरकार का फोकस है, जिस तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पे सरकार का फोकस है, कहा जा रहा है जो सरकारी टेलीकॉम कंपनीज है BSNL, MTNL, इनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है या फिर सरकार इनको मद्देनजर रखते हुए कई सारी स्कीम्स इनके रिवाइवल के लिए यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। जब वो मोदी सरकार की आने की बात थी, आपको याद होगा, तब CLSA की रिपोर्ट आई थी, तब उस टाइम पे ये स्टॉक 30 की तेजी 30 के भाव दिखाता था। उसके बावजूद भी CLSA जैसे दिग्गज जिस कंपनी को लेकर बुलिश थे, उनका मानना था लॉन्ग टर्म में शायद बेहतरीन मोमेंटम दिखाएगा। तो उस लिहाज से तो आपका कंफर्ट जोन और बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि 30 नहीं अब 20 के लेवल्स के आसपास अभी भी आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। इस कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट है जिस तरह की तगड़ी प्रॉपर्टीज है इस कंपनी के पास, जिस तरह का लैंड बैंक है, कहा जाता है उसको मोनेटाइज करने की लगातार कोशिश करी जा रही है, लीज आउट रेंटल्स के जरिए करने की कोशिश करी जा रही है। वो MTNL के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। MTNL के लिए दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर वो विलय जो BSNL के साथ अवेटेड है, पार्लियामेंट सेशन में लॉक जैम चल रहा है, अगर इस वापस सस्टेन होता है तो कहा जा रहा है इस बीच में शायद वो विलय की बात भी सामने आ सकती है। तो वो एक इंटरेस्टिंग बात है। इस कंपनी के जिस तरह के लार्ज एसेट्स है, न सिर्फ वो लैंड बैंक बल्कि केबल नेटवर्क कनेक्टिविटी जिस तरह की है इस कंपनी की, हमें लगता है अभी भी एक डिसेंट थ्रोवे वैल्यू पे कंपनी आपको नजर आएगी। खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बायोकॉन एक और ऐसा काउंटर है, अपने पीयर्स के मुकाबले तो एक अंडर परफॉर्मर है। हालांकि कुछ हद तक इंचअप करने की कोशिश करी थी इस कंपनी जब सेंजीन के IPO की बात सामने आई थी, लेकिन अभी भी हमें लगता है अब तक वैल्यूएशन बड़े अट्रैक्टिव नहीं है या फिर बड़ा एग्रेसिवली प्राइस नहीं है काउंटर, क्योंकि अब तक फाइनेंशियल फ्रंट्स पे कमजोरियां थी। R&D को लेकर ये कंपनी बहुत सिग्निफिकेंट खर्च करती हुई नजर आई थी। अब उसको भुनाने की समय आ चुका है। हमने इससे पहले भी जब बायोकॉन को अपनी टीम में उतारा था तब ये बात हाईलाइट करी थी कि FY16 में शायद जो पिछले R&D एक्सपेंसेस करें इस कंपनी ने उसका भरपूर फायदा मिलेगा। मेरे ख्याल से इस कंपनी ने जो अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करे थे, अगर आपको याद हो, तो बेहद स्ट्रांग मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन इस कंपनी ने डिलीवर करा था। वो एक पहला प्रूफ है कि Q1 में FY16 में हालात इंप्रूव होते हुए नजर आए। सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में शायद इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इंप्रूव होगा। दूसरा वो वैल्यू अनलॉकिंग की बात, सेंजीन के IPO की बात। कुछ लोग मान रहे थे एग्रेसिवली प्राइस्ड है, ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले बड़ा महंगा है, मुश्किल होगा IPO को। ध्यान रखें डे 2 कल खत्म होता, IPO फुली सब्सक्राइब्ड है। QIBs की तरफ से, HNIs की रिटेल की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन नंबर सामने आ रहा है। वो सेफली आउट ऑफ द वुड्स है वो IPO। हमें लगता है वो सेंजीन का IPO में तो आज और आपको तगड़े बिड्स आते हुए नजर आएंगे। उस लिहाज से बायोकॉन को रडार पे रखें, ये कंपनी अभी भी दमखम दिखा सकती है। 460 तक के लेवल तक आज अप्रोच करने की सलाह। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। कैस्ट्रॉल होगा डिपेंडेबल और यहाँ पे खरीदारी सलाह होगी। सेक्टर्स को लगता है कि तमाम ऑयल से रिलेटेड स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए। क्रूड में जिस तरह से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है उसका बड़ा फायदा इन तमाम सारे स्टॉक्स मिलेगा और ये आज इनके रिजल्ट्स भी हैं, तो इसलिए इसको उम्मीद रखनी चाहिए कि एक बेटर क्वार्टर प्रेजेंट करेंगे। वैसे भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है, तो टेक्निकली भी इसमें एक बाउंस और तेजी से बनता है। सेक्टर्स को लगता है कि 500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो एक नई तेजी इसमें बनती हुई देखी जाएगी, क्योंकि क्रूड का आउटलुक लगातार नीचे बना हुआ और उसके बाई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को डेफिनेटली मार्जिन बहुत जबरदस्त एक्सपेंड होते हुए आने वाले क्वार्टर्स में भी दिखेंगे। और जो आउटलुक दिया जा रहा है वो तो कई क्वार्टर्स के लिए दिया जा रहा है कि नीचे ही रहेंगे। तो कैस्ट्रॉल एक बेस्ट बेट हो सकती है आज आपके लिए डिपेंडेबल के तौर पर। 500 के ऊपर सस्टेन करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप इसको कैरी कर सकते हैं। 486 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। अच्छा, ऑटो एलसीडी स्पेस तो हमारे कल से रडार पे है। हमें कल भी हमने डिपेंडेबल और मेरे ख्याल से फ्रीगेट खिलाड़ी उसी स्पेस से उतारा था और इनफैक्ट आज भी जो डिपेंडेबल खिलाड़ी है उसी स्पेस से है। ध्यान रखें ऑटो कंपनीज, अगर आप बुलिश हैं तो ऑटो एलसीडी इज द प्लेस टू बी, क्योंकि किसी भी कंपनी को फायदा हो इवेंचुअली इन तमाम ऑटो एलसीडी कंपनीज और खासतौर पर जो वेल डिवर्सिफाइड कंपनीज है जो क्रॉस स्पेक्ट्रम क्लाइंट्स को केटर करने का काम करती है, उन ऑटो एलसीडी कंपनीज को अपने रडार पे रखेंगे। उसी कड़ी में आज मिंडा कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी आपकी स्क्रीन पर आएगी। एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनके पास करता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए लगाए जाते हैं, ऑटो OEMs के लिए अक्रॉस द ग्लोब, ये सब प्रोडक्ट कंपनी बनाने का काम करती है। न सिर्फ ये कंपनी डाई कास्टिंग पार्ट्स जो होते हैं, हाई क्लास जो सरफेस फिनिशिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्रीज के लिए, वो सब भी बनाती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सिक्योरिटी सिस्टम्स का, 2 व्हीलर 3 व्हीलर और जितने ऑफ रोड व्हीकल्स आपको इस देश में देखने को मिलती है, उनकी सबसे ज्यादातर उन कंपनीज को यही कंपनी केटर करने का काम करती है। इनफैक्ट ना सिर्फ डोमेस्टिक स्पेस की बात करें, इस कंपनी का जो कुल प्रोड्यूस है, कुल उत्पादन है, उसका ऑलमोस्ट 20% के आसपास ये कंपनी USA, UK, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, आसियान कंट्रीज, इन सब ज्योग्राफीज में एक्सपोर्ट करती है।
क्लाइंट लिस्ट, जब मैंने कहा कि ऐसी कंपनी जो तमाम अक्रॉस स्पेक्ट्रम क्लाइंट्स को सर्विस करने का काम करती हैं, बड़ी इंप्रेसिव क्लाइंट लिस्ट आपको इस कंपनी की नजर आएगी। 2-3 व्हीलर स्पेस में डुकाटी, बजाज, हार्ले डेविडसन, होंडा, महिंद्रा 2 व्हीलर्स, पियाजो, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी, टीवीएस, प्राइम, ये वो तमाम कंपनीज जिनको ये केटर करती है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट उतर आइए आप, फिएट, फोर्ड, जनरल मोटर्स, ह्युंडई, मारुति, महिंद्रा, स्कॉडा, लिस्ट लंबी है। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड, टेक महिंद्रा, डाइमलर और कई ऐसी कंपनीज हैं जिनको ये कंपनी कामकाज करती है, जिनको सर्विस करती है। ऑफ रोडिंग में जितनी कंपनियों का आपको नाम याद आएंगे उनको सब सर्विस करने का काम करती है। तो बेहद इंप्रेसिव क्लाइंट लिस्ट है इस कंपनी मिंडा कॉर्पोरेशन की। कल आपको याद होगा इस स्टॉक में 14% के आसपास की गिरावट हुई थी, और वो गिरावट इसीलिए हुई थी क्योंकि बड़े लार्ज ट्रेड इस कंपनी में हुए थे। इनफैक्ट 71 रुपीज के लोज हैं इस कंपनी के, और ये 73-74 रुपीज के आसपास कामकाज कर रही है, यानी कि अपने ऑलमोस्ट ईयर लोज पे कामकाज कर रही है। हाईज इसने 100 रुपए के आसपास के लगाए थे, तो वहां से अच्छा खासा करेक्शन इस कंपनी ने दिखा दिया है। कल जो लार्ज ट्रेड हुए हैं इस कंपनी में, बड़े इंप्रेसिव नाम सामने आए हैं। इंसाफ मॉरिशस ने 30 लाख शेयर्स इस कंपनी के कल एक्वायर करे हैं। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने मेरे ख्याल से 2 स्कीम्स के अंतर्गत इस कंपनी के 44 लाख शेयर्स एक्वायर करे हैं। फंडामेंटली भी ये कंपनी बड़ी साउंड नजर आती है। FY15 में ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए की टॉप लाइन इस कंपनी ने करी थी। मार्केट कैप केवल 1500-1550 करोड़ रुपए के आसपास का है। FY15 की जो बॉटम लाइन थी, मुनाफा था मेरे ख्याल से 85-86 करोड़ रुपए के आसपास का था। हम फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट्स की बात करते हैं, अगर मैं 20% के आसपास की भी मैं ग्रोथ मान लूं प्रॉफिटेबिलिटी में इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में, तो 100 रुपए प्लस के आसपास का इसकी प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आपको सामने आएगा। उस लिहाज से बड़ी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड आपको ये कंपनी नजर आएगी, जो प्रॉफिटेबिलिटी के कुछ मल्टीपल्स 14-15 के मल्टीपल में खास ट्रेड कर रही है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में मैं देख रहा था हेल्दी 63-64% के आसपास का स्टेक है। ये रेट आपकी सीरीज पे शायद नहीं आ पा रही। ये कंपनी है मिंडा कॉर्पोरेशन, और एक्सपर्ट्स मानते हैं इसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोगों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। बॉम्बे बर्मा पहला स्टॉक होगा मिडिल ऑर्डर में, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और आपको याद होगा पिछले 2-3 दिनों में हमने आपको ब्रिटानिया खरीदारी सलाह दी थी, और सेक्टर्स को लगता है कि काफी पॉजिटिव मूवमेंट उसमें हुआ है। उसी ग्रुप की कंपनी ये भी है बॉम्बे बर्मा, यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। इसका भी, इसके पास भी इसका स्टेक है, तो डेफिनेटली इसका फायदा उसको मिलता हुआ दिखेगा। वैसे भी ये कंपनी कुछ नए बिजनेसेस की अपॉर्चुनिटीज देख रही है, कैश रिच है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है इसके। सेक्टर लगता है इस पर नजर रखनी चाहिए। 538 का लक्ष्य खरीदारी के लिए होगा। पेट्रोनेट LNG शॉर्ट करने की सलाह होगी। तमाम सारी नेगेटिव खबरें हैं। एक तो ये है कि CVC की इनकी एक जांच चल रही है, तो मामला काफी संगीन है। इन्होंने जो कतर की रास गैस के साथ एक टाइप किया था 25 साल का, उसकी प्राइसिंग को लेकर के इशू खड़े हो गए, और उसमें बाकायदा पार्लियामेंट में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि उसकी जांच चल रही है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो मामला बनता है। अगर वो गड़बड़ होती है तो डेफिनेटली स्टॉक में जबरदस्त प्रेशर मिलेगा। दूसरी जो लेटेस्ट खबर और इसमें निकल के आ रही है कि इन्होंने जो रास गैस से अपना टाइप किया, तो उसमें 30% कम ये गैस उससे ले पा रहे हैं, जिसका खामियाजा आगे चलते हुए भुगतना पड़े, क्योंकि कंपनसेट करना पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 25 साल का। तो पेट्रोनेट डेफिनेटली आज एक रडार पे रहना चाहिए। शॉर्ट की पोजीशन बनती है। 180 के आसपास का लक्ष्य रखिए, 190 पे स्टॉप लॉस। इंडिया इन्फोलाइन, यहाँ पे रिजल्ट आने वाले, सेलेक्टर्स पर नजर रखिए इस पे, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ट्रेड हुआ है, जिस तरीके से मूव हुआ है, तो उसमें तमाम सारी जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, जो मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज हैं, उनको बड़ा फायदा इसमें होता हुआ दिखेगा। और वैसे भी इसमें प्रेम वत्स की जो कंपनी है वो स्टेक लेना चाहती है ओपन मार्केट से, तो डेफिनेटली रडार बना रहेगा। रिजल्ट की वजह से नजर इसमें होनी चाहिए। 201 का टारगेट होगा और 189 पे स्टॉप लॉस। तो तमाम सारे जो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं वो सेक्टर साल आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आशीष, ऑटो स्पेस, ऑटो एंसिलरी स्पेस, एमटेक ऑटो, ये कंपनी में हर एक्सपर्ट्स बनते हैं, खरीदारी करने के मौके ढूंढे। अच्छा खासा करेक्शन इस पूरे ग्रुप की कंपनी ने दिखाया है। बेहतरीन बिजनेस मॉडल, बेहतरीन क्रॉस होल्डिंग इस कंपनी की, बेहद एग्रेसिव एक्विजिशंस को लेकर, इनऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर। बाजार को डर उसी बात का है एक्चुअली, बैलेंस शीट को लेकर इश्यूज, लेकिन जिस तरह का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एक्विजिशन के इंटीग्रेशन और एक्विजिशन को बनाने का, थोड़ा सा शायद मैनेजमेंट के बैंडविड्थ पे कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा एमटेक ऑटो। लेकिन इस समय तो ट्रेडिंग के लिहाज से एक बायस हो सकता है। इस कंपनी के बोर्ड ने फंड रेजिंग को इक्विटी या कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, इक्विटी लिंक सिक्योरिटीज के जरिए फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी है। इनफैक्ट प्रमोटर्स के को भी यहाँ पे प्रोफेशनल इशू जारी करने की मंजूरी मिली है। तो एमटेक ऑटो को रडार पे रखें। जेके टायर कंपनीज अक्रॉस स्पेक्ट्रम, आपने देखा होगा सब में एक करेक्शन आया था, पर ये कंपनीज ध्यान रखें बेहद स्ट्रांग नंबर्स डिलीवर कर सकती हैं।
ये भी इनडायरेक्टली ऑटो एंसिलरी स्पेस ही हो गया, हालांकि मोटिव वो नहीं था। हमें लगता है ऑटो कंपनी, आपको कल याद होगा अपोलो टायर्स वायदा में वन ऑफ द टॉप गेनर्स बन के उभरा था। डिमांड एनवायरमेंट चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये कंपनीज अपनी ऑलमोस्ट कैपेसिटीज पे ऑपरेट कर रही हैं। आउटलुक स्ट्रांग है इन कंपनीज को लेकर। जेके टायर के फंडामेंटल्स को लेकर तो एक मोहर इस बात से भी लगती है कि इंडिया रेटिंग्स, जो कि एक फिच ग्रुप कंपनी है, उसने कल इसके लॉन्ग टर्म डेट रेटिंग्स को भी इनहैंस कर दिया है, इंप्रूव्ड रेटिंग्स दी हैं। वो भरोसा जताता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स साउंड है। और जिस तरह से कच्चा तेल क्रैश हुआ है, रबर के प्राइसेस में दबाव था, इन कंपनीज को उसका भरपूर फायदा अभी भी मिल रहा है। तो फाइनेंशियल्स में, क्वार्टरली नंबर्स में वो इंप्रूवमेंट, वो मार्क्ड इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। तो इन कंपनीज को डाल पे रखें। जेके टायर प्राइम पिक है इस समय, ऑब्वियसली 108 के टारगेट्स। पिडलाइट इंडस्ट्रीज बहुत ही बिजनेस स्ट्रांग है। हम सब इस कंपनी के बिजनेसेस को जानते हैं, पिडलाइट के नाम से वाकिफ हैं। ये उन सनराइज इंडस्ट्रीज में से जिनमें लगातार मोमेंटम सस्टेन होता रहेगा। शायद स्टॉक प्राइस में बहुत वैरिड रिएक्शन शायद ना देखने को मिले, कंसिस्टेंटली स्टॉक प्राइस में पॉजिटिव साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंपनीज को आपके रडार पर रखना चाहिए। अगर बाजार में किसी भी वजह से करेक्शंस आते हैं तो ये कंपनीज बड़ी अट्रैक्टिव बेट्स हो सकती हैं, क्योंकि आपको निचले लेवल्स पर शायद कंपनीज मिले। हालांकि बहुत ज्यादा करेक्शन तो फिर भी आप एक्सपेक्ट न करें कि कंपनीज डिलीवर करेंगी। पर इसको आज लेने की वजह Q4 के जो नंबर, माफ कीजिएगा, Q1 के जो नंबर्स आए थे, बेहद स्ट्रांग क्वार्टर है। कल कंपनी ने बाजार बंद होने के बाद वो नंबर्स घोषित करे हैं। और मैं कच्चे तेल की बात कर रहा था, इनपुट कॉस्ट की बात कर रहा था। मैसिव बूस्ट इस कंपनी के मार्जिन्स को मिला है जिस तरह से कच्चे तेल की प्राइसेस कोलैप्स हुई है। मार्जिन्स 17.9 से बढ़कर 23.3 पे, हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्जिन्स बढ़ेंगे 20% के आसपास बढ़ेंगे, हमारी उम्मीद से भी 3% से ज्यादा मार्जिन में इजाफा है और इसलिए मुनाफा 33% बढ़ा है। राह पर रखें, आज स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम शायद काउंटर डिलीवर कर सकता है। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। रेप्रो इंडिया पे नजर रखनी चाहिए और सेलेक्टर्स ने आपको पहले भी रिकमेंड किया था। यहाँ पे खरीदारी को रुझान बनता है। ई गवर्नेंस में कंपनी काम करती है, बेसिकली ई बुक्स जो होती हैं उनकी प्रिंटिंग का काम है। बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं, बहुत ही स्ट्रांग मैनेजमेंट है और बहुत ही ज्यादा इसमें फंड की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट है और HNIs की तरफ से है। वजह यह है कि तमाम सारी जो कोशिशें सरकार की तरफ से चल रही हैं डिजिटल इंडिया को लेकर के और बहुत सारे ई गवर्नेंस पे फोकस किए जा रहे हैं, उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। आपको याद होगा बहुत पहले हमने आपसे कहा था कि रिको इंडिया में भी आप नजर रखिए, 1000 रुपए के आसपास जो स्टॉक इसमें ट्रेड कर रहा है। तो वो जो पूरी एक थीम प्ले हो रही है डिजिटल इंडिया की, उसमें बड़े पार्टिसिपेंट्स के तौर पे रेप्रो को भी सेक्टर्स मानते हैं और यहाँ पे इसीलिए सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। जबरदस्त गेन्स आपको आने वाले वक्त में भी हो सकते हैं। रिजल्ट्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी देती हुई चल रही है। 515 520 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 485 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, एक इंटरेस्टिंग कंपनी और इंटरेस्टिंग वाकई, जब इस कंपनी के बारे में पढ़ा तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगी ये कंपनी। नागार्जुना एग्रीकेम, इस कंपनी वाले एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। वजह सरकार का फोकस ध्यान रखें इस समय एग्रीकल्चर पे है। रिसेंटली जो कैबिनेट हुई थी उसमें इंसेंटिव्स देने की, चीप लोन्स देने की बात हुई है फार्मर्स को। इनफैक्ट बात तो इस तरह पहुंच चुकी है कि शायद डीजल सब्सिडी भी प्रोवाइड करी जा सकती है फार्मर्स को। मोदी साहब का फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट पे और उस लिहाज से नागार्जुना एग्रीटेक जो आपकी स्क्रीन पर कंपनी है एग्रीकेम, हमें लगता है एक परफेक्ट फ्री खिलाड़ी हो सकता है। ये कंपनी ध्यान रखें सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE पे लिस्टेड है, एक स्मॉल टिकट साइज काउंटर और एक ट्रेडर्स फेवरेट है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में बेहद हेल्दी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 75% वहां पर स्टेक है, जो कि बेहतरीन है, कॉन्फिडेंस देता है। इस कंपनी का मार्केट कैप केवल 400 करोड़ रुपए है। सरकार सॉइल टेस्टिंग मशीन्स हर ग्राम पंचायत में किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, सॉइल फर्टिलिटी को टेस्ट करने के लिए उनके डोर स्टेप पे। और इस कंपनी की एक्सपर्टीज है ऐसी मशीन्स बनाने के लिए जो कि सॉइल की हेल्थ को टेस्ट कर सके। नागार्जुना एग्रीकेम स्कीम का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, ध्यान रखें। डिजिटल मिनी लैब्स कहा जा रहा है, वो सेटअप होंगी हर ग्राम पंचायत में और ये भोपाल बेस्ड इकार यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेज डेवलप कर रही है और इन मशीन्स को नागार्जुना एग्रीकेम डेवलप करेगी। हमें लगता है तगड़ा मोमेंटम इस काउंटर में आपको देखने को मिलेगा। फार्मर्स को यानी कि किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे जो कंपैटिबल होंगे इन मशीन से। इस स्कीम के जरिए सरकार चाहती है कि फार्मर्स को एम्पावर करा जाए, उनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी जाए सॉइल के हेल्थ की। गवर्नमेंट प्लान करी ऐसे मिनी लैब, सॉइल टेस्टिंग मिनी लैब जो है हर ग्राम पंचायत में इंस्टॉल करने की, और डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो डिटेरेटिंग सॉइल की कंडीशंस हैं, सॉइल की हेल्थ जो है देश भर में, उसके चलते। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने, ध्यान रखें, पटना में जब विजिट किया था तो 3 मिनी लैब्स 3 फार्मर्स को जुलाई 25 को डिस्ट्रीब्यूट भी करी थी एक टोकन जेस्चर के तौर पे। रडार पे रखें ये कंपनी को, हमें लगता है बेहद स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
और इस समय आपकी स्क्रीन्स पर पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने साइंटिस्ट, इंडियाज मिसाइल मैन जिन्हें हम कहते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका पार्थिव शरीर मेरे ख्याल से उनके नेटिव प्लेस ले जाया जा रहा है फाइनल राइट्स के लिए। आपको याद होगा शिलांग में दिल का दौरा पड़ने से उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उनको दिल्ली लाया गया था और अब उनके होम टाउन ले जाया जा रहा है। कल दिल्ली में सारे डिग्नेटरीज, प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, तमाम डिग्नेटरीज, फिर जनरल पब्लिक ने उन्हें होमेज पे करे थे और आज भी एक्सपेक्टेड है कि उनके होम टाउन कई लोग, कई डिग्नेटरीज जाते हुए नजर आएंगे। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आखिरी के तीन खिलाड़ियों पे फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और वक्त है आखिरी के तीन खिलाड़ियों पे फोकस करने का। और आज फोकस रडार पे तमाम खरीदारी करने की सलाह है। हेक्सावेयर सबसे पहली कंपनी, ध्यान रखें पिछले बार की बेहद कमजोर ग्रोथ के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी इस क्वार्टर में रिबाउंड करेगी। डॉलर आई में 3.25% का जंप, मुनाफा तो इनफैक्ट तिमाही 30% ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। रडार पे रखें एक बेहतरीन फंडामेंटल्स वाली मिड कैप IT कंपनी PI इंडस्ट्रीज, बेहद स्ट्रांग मोमेंटम में और यहां पे भी आप देखेंगे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। मार्जिन्स में 150-200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, EBITDA 25% का जंप, मुनाफा इनफैक्ट 22% के आसपास का उछाल दिखाता हुआ इस कंपनी को भी रडार पे रखें। और फाइनली, क्योंकि हमारा मानना है कि कई सारे वो स्टॉक्स जहां पे शॉर्ट्स बड़े एग्रेसिव बनते हुए नजर आए थे, शायद कुछ हद तक उनको शॉर्ट कवरिंग का रिलीफ मिलता हुआ नजर आए। उनमें से एक इंटरेस्टिंग काउंटर हो सकता है ल्यूफिन का। हालांकि इस समय एक फॉलिंग लाइफ को पकड़ने की मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए आप सेटल होने वाले ट्रेड को अगर खरीदारी करने के इंडिकेशंस आते हैं तब इस काउंटर में पोजीशन बनाए। हमें लगता है अगर खरीदारी करने के इंडिकेशंस आए तो एक शार्प स्विंग कब तक दे सकता है अपसाइड में 1650 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति। और नीरज जी, आपके आखिरी के तीन खिलाड़ी। मारुति पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी करके चले, क्योंकि जिस तरीके से कल उसने रिजल्ट पेश किया उसके बाद तमाम ब्रोकरेज हाउस की आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें टारगेट अपग्रेड किए गए हैं और साथ ही मार्जिन एक्सपेंशन की बात कही गई है। 4265 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। डिश टीवी अगला स्टॉक होगा, यहाँ पे भी सेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे भी CLSA ने अपना टारगेट 132 रुपए कर दिया है स्टॉक के रिजल्ट्स के बाद, तो यहाँ खरीदारी करके चले। 120 का आज के लक्ष्य होगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग डिमर्जर की स्टोरी है, यहाँ पे रिस्ट्रक्चर हो रहा है तो सेक्टर्स को लगता है कि एक वैल्यू लॉकिंग होगी। जो शुगर बिजनेस जो काफी कमजोर दिख रहा है वो अलग होता हुआ दिखेगा। खरीदारी करके चले। यहाँ पे भी 3031 के लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए। और इसी के साथ स्टॉक 2020 में इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर।